बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर जो है वो टोटली वेरीलॉग से रिलेटेड होगा कि किस तरह से हम वेरीलॉग के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम अपने सर्किट्स को उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कंटेंट्स दैट वी विल कवर इन दिस लेक्चर विल इंक्लूड एडिशनल फीचर्स ऑफ वेरीलॉग। हम पिछले एक लेक्चर में कुछ पढ़ चुके हैं कि वेरीलॉग का सिंटेक्स क्या है, उसमें हम किस तरह से सर्किट को डिस्क्राइब करेंगे, और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा कम्प्लेक्स एग्जांपल्स को एलेबोरेटिव वे में लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे एंड देन हम ये भी देखेंगे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्क्रिप्शंस मैकेनिज़म्स जो कि कम्बिनेशनल सर्किट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वेरीलॉग के अंदर, उनको हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। दे आर द थ्री। सो उसमें से हम सिर्फ एक को स्टडी करेंगे, द गेट लेवल मॉडलिंग। वो तीन इंस्टेंशिएशंस या तीन तरीके किसी भी सर्किट को वेरीलॉग में डिस्क्राइब करने के कौन कौन से हैं। नंबर वन, गेट लेवल मॉडलिंग यूजिंग इंस्टेंशिएशंस ऑफ द प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड प्रीमिटिव गेट्स एंड और गेट्स। आप पीछे एग्जांपल्स में देखते आए हैं। या हम डेटा फ्लो मॉडलिंग यूज़ कर लेंगे यूजिंग द बूलियन इक्वेशंस यूजिंग कंटिन्यूस असाइनमेंट स्टेटमेंट्स विद द कीवर्ड असाइन। और तीसरा तरीका हमारे पास जो है दैट इज़ यूजिंग प्रोसीजरल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स विद द कीवर्ड ऑलवेज। तो हम इन तीनों तरीकों को बारी बारी देखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ पहले मेथड पे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम अपने सर्किट को वेरीलॉग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, वेरीलॉग कंस्ट्रक्ट्स रिलेशन विद डिफरेंट मॉडल्स। कैसे है? मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि आप ट्रुथ टेबल से बूलियन इक्वेशंस जनरेट कर सकते हैं और बूलियन इक्वेशन से वापस आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। बूलियन इक्वेशन से आप स्कीमेटिक डायग्राम भी बना सकते हैं और स्कीमेटिक डायग्राम से वापस आप बूलियन इक्वेशंस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस असाइनमेंट के थ्रू भी आप बूलियन इक्वेशंस बना सकते हैं एंड वाइस वर्सा। And similar is the case with the user defined primitives and the primitives provided by the language, right? ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए और क्लियर होती चली जाएंगी। गेट लेवल मॉडलिंग। A circuit is specified by its logic gates and their interconnections। अभी तक हमने जितने सर्किट स्पेसिफिकेशंस को देखा, जब हम उसके स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाते थे तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि हमारे पास लॉजिक गेट्स हुआ करते थे और उनके इंटरकनेक्शंस थे, जिसकी वजह से हम पूरे सर्किट को डिफाइन कर देते थे, डिस्क्राइब कर देते थे। गेट लेवल मॉडलिंग प्रोवाइड्स अ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कीमेटिक डायग्राम। क्लियर? The Verilog hardware description language includes 12 basic gates as predefined primitives। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो है प्रीमेटिव्स दो किस्म के होंगे। नंबर वन, वो जिनको लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया होगा, और नंबर टू, वो जिनको यूज़र खुद डिफाइन कर सकता है। ये जो 12 बेसिक गेट्स हैं ये कौन से हैं? 4 ऑफ दीज प्रीमेटिव गेट्स आर ऑफ द 3 स्टेट टाइप गेट्स, बफ if 1, बफ if 0, नॉट if 1, नॉट if 0। ये आपके लिए नए हैं, अभी आपको ये समझ आ जाएंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। The other 8 are represented in the lower case as follows। वो कौन से हैं? एंड, नैंड, और, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर, नॉट एंड बफ। तो इन गेट से हम पहले से वाकिफ हैं, इसको हम थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रीमेटिव्स सच एज एंड आर इनपुट प्रीमेटिव्स, यानी जब हम वेरीलॉग के अंदर अपने सर्किट को डिस्क्राइब करेंगे और वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल किसी गेट को यूज़ करेंगे, जैसे एंड गेट है, तो एंड गेट जो है दैट कैन हैव एन इनपुट्स। उसकी 2 इनपुट्स हो सकती हैं, 4 इनपुट्स हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। एंड मीन एनी डिजिट दैट यू कैन place over here। They can have any number of scalar inputs। The buff and not primitives are n input primitives। ये भी हमारे पास n input primitives होंगे। ठीक, a single input can derive multiple output lines distinguished from their identifiers। ठीक, a single input can derive multiple output lines distinguished by their identifiers। क्या मतलब है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, हम ये एक एंड गेट बना रहे हैं,
तो नॉर्मली हमने ये देखा था कि एंड गेट में दो ही इनपुट्स हैं, लेकिन जब हम n इनपुट्स की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स उसकी हो सकती हैं, ठीक, दैट इज n। और सिमिलरली अगर हम बफर गेट को बनाएं, दैट इज दिस, सो इट मे अगेन हैव, ठीक है, मल्टीपल। आगे इसकी डिटेल्स हम देखेंगे तो हमें कवर हो जाएगा, सो अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते। हमें समझ आ गया कि n इनपुट गेट का क्या मतलब है और यही पर्पस था यहाँ समझाने का। ओके, नाउ वी हैव these four gates, tri-state gates। पहले गेट को अगर हम देखें तो दिस इज बफ इफ वन। बफ इफ वन का मतलब क्या है कि अगर कंट्रोल के ऊपर वन आएगा तो जो कुछ आप इनपुट दे रहे होंगे वो आउटपुट पे आपको मिल जाएगा, और अगर कंट्रोल पे जीरो आएगा तो ये गेट आपका हाई इंपीडेंस स्टेट में चला जाएगा और आउटपुट आपके पास अननोन होगी, हाई इंपीडेंस स्टेट। सिमिलरली बफ इफ जीरो, ठीक, दैट इज द रिवर्स ऑफ दिस, कि अगर कंट्रोल के ऊपर जीरो सिग्नल आ रहा है तो इनपुट पे आने वाला सिग्नल आउटपुट पे प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर कंट्रोल के ऊपर वन सिग्नल आ जाए तो यहाँ से आने वाली इनपुट जो है वो आगे आउटपुट के तौर पे नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो गेट है ये हाई इंपीडेंस में चला जाएगा। सिमिलरली हम इस तीसरे गेट को देखते हैं, नॉट इफ वन, यानी अगर यहाँ पे हम वन सप्लाई कर दें तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी उसका कॉम्प्लीमेंट हमें आउट पे मिल जाएगा, और अगर हम कंट्रोल के ऊपर जीरो स्पेसिफाई कर दें तो जो चीज़ यहाँ पे हमें आ रही होगी वो हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगी और गेट जो है वो आपके हाई इंपीडेंस स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली इस चौथे गेट को अगर आप देखें, नॉट इफ जीरो, कि अगर कंट्रोल के ऊपर ज़ीरो आ रहा है तो इनपुट के ऊपर आने वाला सिग्नल कंप्लीमेंटेड फॉर्म में आउटपुट के ऊपर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर कंट्रोल के ऊपर वन आ रहा है तो इनपुट के ऊपर आने वाला सिग्नल आउटपुट पे शिफ्ट नहीं हो सकेगा, और क्योंकि आपका गेट जो होगा वो हाई इंपीडेंस स्टेट में होगा। तो इन चार गेट्स की वर्किंग हमें अगर अच्छी तरह से समझ आ गई तो फिर हम आगे मूव करते हैं। In gate level modeling, Verilog includes a functional description of each type of gate, ठीक है, यानी हर गेट की स्पेसिफिकेशन मौजूद है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके इनपुट्स कैसे देंगे, उसके आउटपुट्स कैसे निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जाके उसके मैनुअल्स को पढ़ के देखें, कुछ हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो यूँ आपके लिए चीज़ें खुलती चली जाएंगी। द लॉजिक ऑफ ईच गेट इज़ बेस्ड ऑन 4 वैल्यूड सिस्टम। दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि जितने गेट हम यूज़ कर रहे हैं उनकी 4 किस्म की इनपुट होगी, ठीक, 4 किस्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं, सॉरी, आउटपुट हो सकती हैं। वो कौन कौन सी? व्हेन द गेट्स आर सिमुलेटेड, द सिमुलेटर असाइंस वन वैल्यू टू द आउटपुट ऑफ ईच गेट एट एनी इंस्टेंट। यानी जब हम गेट को सिमुलेट करेंगे तो उन 4 में से कोई ना कोई एक वैल्यू उसको मिल रही होगी। क्या, वो हम देखते हैं। लॉजिक वैल्यूज हमारे पास 4 कौन कौन सी हैं? दैट इज 0, 1, अननोन जिसको हम x से डिनोट करेंगे, एंड हाई इम्पीडेंस जिसको हम z से डिनोट करेंगे। अननोन और हाई इम्पीडेंस क्या है? An unknown value is produced during simulation when circuit produces some ambiguous output, जिसकी समझ ना आ रही हो कि ये आउटपुट क्या बन रही है। तो सर्किट काम सही कर रहा होगा, आउटपुट समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बन रही है, तो उसको हम कहेंगे अननोन आउटपुट। लेकिन a high impedance condition occurs at the output of 3 state gates that are not enabled, or if a wire is inadvertently left unconnected. Simple is that हमने 3 स्टेट गेट के बारे में ये देखा था कि अगर उसकी सिलेक्ट इनपुट नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर वो गेट हाई इंपीडेंस स्टेट में चला जाता है, ठीक। ओके, नाउ वी लुक एट दिस टेबल एंड वी वांट टू क्लियर इट। देखें, एंड गेट की हम बात करें, 2 इनपुट
का केस हम ले रहे हैं कि एंड को दो इनपुट्स मिल रही हैं। अगर एक इनपुट ज़ीरो है और दूसरी इनपुट ज़ीरो है तो एंड की जो आउटपुट होगी दैट वुड बी ज़ीरो। अगर एक इनपुट ज़ीरो है और दूसरी इनपुट वन है तो उसकी आउटपुट क्या होगी? ज़ीरो। अगर एक इनपुट ज़ीरो है और दूसरी इनपुट अननोन है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो भी उसकी आउटपुट क्या होगी? ज़ीरो। अगर एक इनपुट ज़ीरो है और दूसरी इनपुट हाई इम्पीडेंस स्टेट है तो आउटपुट क्या होगी? ज़ीरो। ठीक, तो इस चीज़ को आप जहन में रखिए कि इसको पढ़ना कैसे है। इसी तरह से एंड गेट में अगर एक इनपुट वन है और दूसरी ज़ीरो है तो वो आउटपुट क्या होगी? ज़ीरो। अगर एक इनपुट वन और दूसरी इनपुट वन तो आउटपुट वन। अगर एक इनपुट वन और दूसरी इनपुट अननोन, हमें नहीं पता वो क्या है, समथिंग एम्बिगुअस, तो आउटपुट एम्बिगुअस। अगर एक इनपुट वन और दूसरी इनपुट जो है हाई इम्पीडेंस स्टेट, आउटपुट इज एम्बिगुअस, अननोन। अगर एक इनपुट अननोन है और दूसरी इनपुट ज़ीरो है, वी हैव ज़ीरो एट आउटपुट। इफ़ वन इनपुट इज़ अननोन और दूसरी इनपुट वन है तो हमारे पास अननोन ही आएगा। अगर एक इनपुट अननोन है और दूसरी भी अननोन है, रिजल्ट इज़ अननोन। एक इनपुट अननोन, दूसरी इनपुट हाई इम्पीडेंस स्टेट, द रिजल्ट इज़ अननोन। एक इनपुट हाई इम्पीडेंस स्टेट और दूसरी इनपुट ज़ीरो, आंसर इज़ ज़ीरो। एक पहली जो इनपुट स्टेट है हमारे पास, इनपुट दैट इज़ हाई इम्पीडेंस, और दूसरी वन, आंसर इज़ एक्स, अननोन। इसी तरह से z और x के केस में भी ये अननोन हो जाएगा। इसी तरह से z और z के केस में भी ये अननोन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये मैंने आपको गेट समझा दिया। ये वाला गेट R और XOR मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप ज़रा इसको खुद देखें। इसको हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। नॉट के केस में क्या होगा? इनपुट ज़ीरो, आउटपुट वन, इनपुट वन, आउटपुट ज़ीरो, इनपुट x अननोन, आउटपुट अननोन, इनपुट हाई इम्पीडेंस स्टेट, आउटपुट अननोन। तो यूं हम इन चारों टेबल्स को पढ़ रहे हैं। ओके, वेरीलॉग स्पेसिफिकेशंस। गेट इंस्टेंशिएशन क्या चीज़ है? ठीक है, कि जब हम किसी गेट को अपने कोड के अंदर लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि हमने उसको इंस्टेंशिएट किया। अब हम कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, जो हम आगे बनाएंगे, तो उनको ज़रा देख लें कि उसका क्या मतलब है। वेक्टर्स क्या चीज़ें हैं? वेरिएबल्स कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल बिट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल जो है उसको हम कहते हैं कि ये एक वेरिएबल है, और अगर हमारे पास एक अरे हो तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ वेक्टर। यहाँ देखिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका आउटपुट टाइप का वेरिएबल है 0 to 3 और उसका नाम है d। इसका क्या मतलब है? वी हैव डिफाइंड एन आउटपुट वेक्टर d विद 4 बिट्स। ठीक, 0 through 3, वायर 7 through 0, नाम इसका क्या है? सम, वायर वेक्टर सम विद 8 बिट्स। ठीक है, नंबर्ड 7 through 0। अब ये जो पॉइंट है इसका, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसका ये इंटरेस्ट क्या है? वो ये है कि इसमें हमने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको पहले लिखा और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को बाद में लिखा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम आम तौर पे अपनी कैलकुलेशन में लिखते हैं। मसलन अगर मेरे पास 3 बिट्स हों x x x, तो ये जो है ये मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये जो है ये वाला ये मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक, आम तौर पे अगर हम इस तरह की नोटेशन यूज़ करें, लेट्स से दैट मेरे पास ये वाले बिट्स हैं 0 1 1, तो अगर मैं इस तरह की नोटेशन यूज़ करूं आउटपुट वाली, तो ये मेरे पास एक्चुअली यूँ लिखे होंगे 1 1 0। ठीक है, ये मेरी जो नोटेशन है बेसिकली दैट इज़ गिवन ओवर हेयर। लेकिन अगर उसको मैं एक्चुअल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं जैसे यहाँ दिए हुए हैं, सो दिस नोटेशन इज़ गिवन बाय दिस लाइन।
तो अब आपको ये समझ आ गया कि 0 to 3 का क्या मतलब है और 7 to 0 का क्या मतलब है। तो इस बात को क्लियरली जहन में बिठा लें, आपने इस नई नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना अगर हम आगे इसको कहीं पे यूज करें। ओके, वेक्टर इंडेक्सिंग। अच्छा, ये जो हमने वेक्टर बनाया है ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। इसमें तीन हमारे पास 0 to 3 4 बिट्स हैं और इसमें हमारे पास 8 बिट्स हैं। इनमें से अगर हमने किसी पर्टिकुलर बिट को लेना हो D2 तो उसका क्या मतलब होगा, तीसरा बिट। और सम 4, 4 का क्या मतलब होगा, आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करें। पहला बिट उसका 7 होगा, अगला उसका 6 होगा, अगला उसका 5th होगा और यूं करके जो है हमारे पास ये बिट्स मिलेंगे। लेट आई जस्ट शो यू कि जी ये एक्चुअली किस तरह से स्टोर हो रहे होंगे। ओके, तो ये जो आउटपुट वेरिएबल है बेसिकली इसको हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूजुअल इंडेक्सिंग है जो हम आम तौर पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल बनाएं, सी के अंदर बनाएं या किसी और लैंग्वेज के अंदर, तो हम इस तरह की इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो वायर हमने क्रिएट की है इसकी इंडेक्सिंग जो है दैट इज़ इन अ रिवर्स डायरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 then 6 then 5 4 3 2 1 and 0। सो ये जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो इस तरह की इंडेक्सिंग के लिए है। तो आई होप अब ये आपको समझ आ गया होगा। नेट्स, नेट्स क्या चीज़ है? नेट्स दीज आर डेटा टाइप्स इन वेरीलॉग। वेरीलॉग में मुख्तलिफ किस्म की, जैसे दूसरी लैंग्वेज में है हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, वैसे हम यहाँ पे भी डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। सो नेट्स आर द डेटा टाइप्स इन वेरीलॉग। These are components that provide connections between hardware elements। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है वायर है जिसको हम यूज़ करते आए हैं और अभी आगे देखेंगे ट्राई, वायर्ड और, वायर्ड एंड, सप्लाई 0, सप्लाई 1। ठीक, नाउ वी डिस्क्राइब दीज ओवर हेयर। वायर क्या चीज़ है? इट इज़ यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्टली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं if an identifier is used but not declared, the language specifies that it will be interpreted by default as a wire। ठीक है, यानी अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया और नहीं बताया तो लैंग्वेज उसको क्या समझेगी कि ये क्या है, वायर है। द नेट वायर्ड और मॉडल्स द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वायर्ड और कन्फिग्रेशन। एमिटर कपल लॉजिक अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसकी डिटेल को दोबारा से देख लेंगे। इसी तरह से हमारे पास वायर्ड एंड लॉजिक है, एंड देन वी हैव नेट्स सप्लाई 1 एंड सप्लाई 0 रिप्रेजेंट पावर सप्लाई एंड ग्राउंड। यानी सप्लाई 1 जो है ये आपकी पावर सप्लाई है और सप्लाई 0 क्या है, वो आपका ग्राउंड है। दे are used to hardwire an input of a device to either 1 or 0। तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखेंगे, राइट। ओके, अब हम थोड़ा सा कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं कि एग्जांपल्स को किस तरह से हम लिखेंगे और फिर उसको हम रन कैसे करेंगे। ठीक, ये हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। This we are going to define here a Verilog, a 2 to 4 line decoder in Verilog ना। डिकोडर हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। अब हम उसको ज़रा देखते हैं how we are going to work with it। The decoder has two data inputs and two data inputs कौन कौन सी, A and B and an enable input E। ठीक, और उन इनपुट्स को उसने क्या करना होगा, किसी एक लाइन पे आउटपुट करना होगा। The 4 outputs are specified with the vector D। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये मॉड्यूल हमने बनाया, this is the output, these two are the inputs and this is the enable। ठीक, using some older version of Verilog so we can denote it like this। आउटपुट हमने बताया 0 से 3 यानी 4 बिट की आउटपुट होगी जो कि D होगी, D0, D1, D2, D3। ठीक, इनपुट क्या है हमारे पास, A और B। हमने इनका चूंकि साइज स्पेसिफाई नहीं किया तो ये 1 बिट हो सकता है। इनपुट एक और चीज़ है हमारे पास, एनेबल। ठीक,
वायर्स आर डिक्लेयर्स फॉर इंटरनल कनेक्शंस, कि अगर हमने कनेक्शन बनाना हो तो उसके लिए हम वायर स्पेसिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे वायर स्पेसिफाई किया ए नाट, बी नाट, एनेबल नाट। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, राइट, तो ये आपको जो है नज़र आ रहा है एक एनकोडर, सॉरी डिकोडर जो कि हमने बनाना है, जिसमें इनपुट क्या है हमारे पास ए, बी एंड ई, ठीक, और ये चार हमारे पास आउटपुट्स हैं जिनको हमने D0, D1, D2, D3, D इस तरह से हमने डिक्लेयर किया। नॉट गेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, तो हमने नॉट गेट्स आगे चल के बनाएंगे। और ये वायर कनेक्शंस जो हैं इनको हमने गौर से देखना है, ठीक है। ये वायर कनेक्शन देखें कौन से हैं, ए नाट, तो ये तो ए नाट जा रहा है, ये नाट है, और ये भी ए नाट ही है, तो ये जो कनेक्शन यहाँ से निकल रहा है दैट इज़ ए नाट। इसी तरह से यहाँ से जो कनेक्शन जा रहा है दैट इज़ बी नाट, ठीक, ओके। एंड द नैंड गेट प्रोवाइड्स दी आउटपुट्स फॉर डी, ठीक है। अब हम ज़रा इसी की इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसके लिए अगली स्लाइड पे मैंने डिटेल से बनाया है। ओके, दिस इज़ द सेम थिंग। अब ज़रा गौर से देखें, ये हमारा वो टेबल है जो हमने प्रीवियसली यूज़ किया था फॉर द इन्वर्टेड लॉजिक ऑफ डिकोडर। हमने कहा था कि अगर ई के ऊपर 1 हो तो ए और बी पे कुछ भी आ जाए तो डी पे सारे 1 होंगे, वो इनवैलिड आउटपुट होगी। फिर अगर इसके ऊपर 0 होगा तो फिर आउटपुट का कुछ मकसद होगा, कुछ दैट वुड बी अ वैलिड आउटपुट अगर ई पे 0 हो। ई पे 0 हो, ए पे 0 हो, बी पे 0 हो, तो हमारे जो आउटपुट है वो पहले डिकोडर पे निकलती है, ठीक। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे इस फेज़ को अगर आप देखें तो एनेबल है, ठीक है, 0 और 1 तो आउटपुट दूसरे गेट पर, 1 और 0 तो आउटपुट तीसरे गेट पर, 1 और 1 तो आउटपुट चौथे गेट पे आपको मिलेगी, ठीक, ओके। अब हम इसी को देखते हैं कि हम कैसे इसको राइट करें अपने वेरीलॉग के अंदर, ठीक। दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, हमने स्पेसिफाई किया कि हमारे पास 4 पैरामीटर हैं जो कि हम पास कर रहे हैं किसको, अपने इस मॉड्यूल को। इन 4 पैरामीटर्स को हमने नीचे आके स्पेसिफाई किया यहाँ पे कि वो क्या क्या है। आउटपुट जिसकी लेंथ 4 बिट की है, वेक्टर है हमारे पास, और डी उसका नाम है। इनपुट हमारे पास ए और बी और एनेबल हैं, और वायर हमने बनाई हुई है ए नाट, बी नाट, एनेबल नाट। ये एनेबल नाट ये वाली वायर, ठीक, बी नाट ये वाली वायर, और ए नाट आपकी ये वाली वायर। अच्छा, अब हम जाते हैं जो मॉड्यूल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस के ऊपर जाते हैं कि वो कैसे हैं, गेट्स या उसके प्रिमिटिव गेट्स। नाट, ठीक, G1 जिसको ए प्रोवाइड करेंगे और उसने में ए नाट प्रोवाइड कर देना है। दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट, ठीक, ए इज इनपुट, ए नाट इज आउटपुट। इसी तरह से G2 उसको हम, दिस इज G1, ठीक, दिस इज G2, इसको हम बी प्रोवाइड करेंगे और ये में बी नाट दे देगा। दिस इज ई, ठीक है, दैट इज G3, तो एनेबल इसको प्रोवाइड करेंगे और ये में एनेबल नाट आउटपुट के तौर पे दे देगा। अच्छा देखिए, स्टेटमेंट ख़त्म नहीं की मैंने, यहाँ पे ये सेमीकोलन, सॉरी कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा का मतलब है कि स्टेटमेंट इज कंटिन्यूड, और स्टेटमेंट यहाँ पे जाके एंड हो रही है जब सेमीकोलन आएगा। इसी तरह से हमने आगे नैंड गेट स्पेसिफाई किए G4, जिसमें देखिए इनपुट क्या आ रहा है, एनेबल नॉट, ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज एनेबल नॉट, इट गोज ओवर हेयर। बी नॉट, ठीक है, इस गेट को आप देखें तो आपके पास ये बी नॉट आ रहा है, और ए नॉट, इसमें ए नॉट भी आ रहा है, और D0 इज योर आउटपुट, ठीक है। लेट इट ड्रा इट ओवर हेयर, ये आपकी एनेबल नॉट, ठीक, ये यहाँ पे चली गई वायर एज इनपुट। दिस इज योर बी नॉट, आप देख सकते हैं, ठीक, एंड दिस इज योर ए नॉट, ठीक है। ये तीनों इनपुट्स एक गेट को मिली और आउटपुट क्या बना आपके पास, D0, दिस इज योर आउटपुट नाउ। रिमेंबर हमने प्रीवियसली बताया था कि ये सारे गेट्स जो हैं ये n इनपुट्स गेट्स हैं, तो इसको चूंकि ये इनपुट 3 इनपुट्स मिल रही हैं, 3 इनपुट्स को लेके उसने एक आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह से D1, इसी तरह से D2, इसी तरह से
D3 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये जो बाकी गेट्स हैं इसकी वर्किंग को ज़रा आप खुद देखें कि कैसे जो है हमने इसको राइट किया हुआ है। ठीक, G5, G6, G7। ओके, ओके, अब हम ये देखना शुरू करते हैं कि किस तरह से हमारा ये जो डी कोडर है ये इम्प्लीमेंट किया गया है वेरीलॉग के अंदर। सबसे पहले तो हम इस टेबल को देख लें ताकि हमें समझ आ जाए कि हाउ दिस टेबल इज़ वर्किंग अप। ठीक, दिस इज़ ज़ीरो ओवर। अगर हमारे पास एनेबल जो है वो 1 हो तो यहाँ पे अगर एनेबल 1 आएगी और हम इन्वर्टेड लॉजिक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस 0 प्रोड्यूस होने से ये सारे इन गेट्स की आउटपुट को 0 कर देगी, और फिर ये चूँकि नॉट हो रहे हैं तो आउटपुट सबकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इधर से कुछ भी आ रहा हो। अगर एनेबल हमारे पास 1 है तो आउटपुट चारों गेट्स के ऊपर हमारे पास 1 आ रही है, मतलब हमारा डी कोडर डिसेबल्ड है। ये बस ध्यान में रखें। और अगर हम एनेबल कर दें, एनेबल इनपुट 0 कर दें, यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर दें, तो फिर इधर जो है हमारे पास 1 आउटपुट आ जाती है, तो सारा डी कोडर यानी सारे नैंड गेट्स हमारे एनेबल हो जाएंगे। ठीक, एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप 0 इनपुट प्रोवाइड करते हैं इनपुट्स के ऊपर तो फिर आपकी आउटपुट यहाँ पे निकल रही होगी, एंड दैट वुड बी 0, रेस्ट ऑफ द गेट्स वुड प्रोड्यूस 1। इसी तरह से 0 1 के ऊपर इसने प्रोड्यूस करना है, 1 0 के ऊपर इसने प्रोड्यूस करना है, और 1 1 के ऊपर इसने प्रोड्यूस करना है। तो ये बात हमें यहाँ तक समझ लेनी चाहिए, ठीक, कि किस तरह से जो है हमारा ये सर्किट ऑपरेट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि वेरीलॉग के अंदर हमने इसको किस तरह से लिखा हुआ है, हाउ दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन वेरीलॉग। मॉड्यूल डिकोडर, ठीक है, ये हमने नाम देना है अपनी मर्जी से, तो हमने इसको नाम ऐसे ही दिया है जो कि सर्किट हमें समझ आ जाए। 4 पैरामीटर हमने इसको पास किए, डी, ए, बी एंड एनेबल, और यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाने से स्टेटमेंट क्लोज हो गई। फिर हमने कहा कि आउटपुट उसमें 4 उसमें बिट्स अवेलेबल हैं, 4 उसका साइज 4 बिट का है, मतलब ये एक वेक्टर है और इसका नाम पूरे वेक्टर का क्या है, डी। देन वी हैव डिक्लेयर्ड इनपुट ए एंड बी, एंड देन वी हैव डिक्लेयर्ड इनपुट दैट इज एनेबल। ठीक, फिर हमने कुछ वायर्स बनाई हैं। वायर क्या है, ए नॉट। ये देखिए ये वायर चूँकि इंटरनल कनेक्शन है तो इसको हमने क्या नाम दिया, ए नॉट। इसी तरह से ये एक और वायर बनाई दैट इज़ बी नॉट। इसी तरह से एक और वायर बनाई दैट इज़ सेलेक्ट नॉट या एनेबल नॉट। यहाँ पे देखें हमने एक नॉट गेट इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। पहला नॉट गेट हमने बनाया G1, ए उसकी इनपुट होगी, ए नॉट उसकी आउटपुट होगी, बी उसकी इनपुट होगी, बी नॉट आउटपुट होगी, और G3 के लिए एनेबल इनपुट होगी, एनेबल नॉट आउटपुट होगी। अच्छा, यहाँ ये देखें कि ये जो कॉमे लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट अभी तक कंटिन्यूड है और यहाँ जाके स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है। तो ये तीनों गेट बेसिकली इसके इंस्टांसेस बनेंगे नॉट के। इसी तरह से जब हमने नैंड गेट की बात की तो उसमें भी हमने स्टेटमेंट कंटिन्यू रखी और यहाँ जाके क्लोज की। ठीक, और यहाँ अगर आप इस लाइन के ऊपर देखें तो हम एनेबल नॉट दे रहे हैं इस गेट के लिए, बी नॉट दे रहे हैं, ए नॉट दे रहे हैं, और डी नॉट हमारे पास आउटपुट निकल रही है। लेट इट ड्रा इट हियर। देखें पहली इनपुट हम क्या दे रहे हैं, एनेबल नॉट। तो ये ज़रा देखें, ये एनेबल और ये वायर आपके पास कौन सी है, एनेबल नॉट। तो ये वायर यहाँ से मूव करते हुए ये आपके पास यहाँ आ गई। दूसरी इनपुट कौन सी है, बी नॉट। लुक एट दिस, दिस इज़ बी नॉट। ये यहाँ से यूँ हमने ट्रैवल किया और दिस वे वी मूव्ड ऑन दिस, दैट इज़ बी नॉट। और तीसरी आउटपुट कौन सी है, ए नॉट। तो ये देखें ये ए नॉट है, इसको हमने यहाँ से फेच करके और यहाँ पे प्लग इन कर दिया। तो अब हमारे पास ए नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी नॉट यहाँ पे आ गया हमारे पास, और एनेबल नॉट जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, अगर तीनों ज़ीरो होंगे तो इस एंड गेट की जो आउटपुट होगी दैट वुड बी 1, और फिर फाइनली वो नैंड होके दैट वुड बिकम 0। यहाँ 0 और बाकियों पे 1 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारी आउटपुट इस गेट पे प्रोड्यूस हो रही है, बाकियों पे नहीं हो रही। इसी तरह से आप G5, G6 और G7 को भी वर्कआउट करके देख सकते हैं।
Okay, there are two type of design hierarchies of the circuit. Number one, top down design, और number two, bottom up design. टॉप डाउन डिज़ाइन में क्या है कि टॉप लेवल ब्लॉक इज डिफाइंड एंड देन द सब ब्लॉक्स विच आर नेसेसरी टू बिल्ड अप दैट लार्जर ब्लॉक आर बिल्ड इन ए टॉप डाउन डिज़ाइन. उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, द 4-bit एडर इज डिजाइन फर्स्ट एंड देन द 2 एडर्स, दूसरे जो आपके फुल एडर्स और हाफ एडर्स होंगे आप उनको दोबारा डिज़ाइन करते हैं बाद में. बॉटम अप डिज़ाइन इज रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ दिस, जिसमें आप पहले कंपोनेंट मॉड्यूल्स को बनाते हैं और फिर आप बिगर मॉड्यूल को बनाते हैं. ओके, लुक एट दिस बॉटम अप फुल एडर्स इन वेरीलॉग. अच्छा, इस एग्जांपल को आपने बड़े गौर से देखना है. देखिए, पहले तो हम इस सर्किट को देखें. ये वो सर्किट है जो हम प्रीवियसली देखते आए हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि एक्सक्लूसिव आर गेट इस्तेमाल करके हम फुल एडर को बना सकते हैं, सम और कैरी जनरेट कर सकते हैं. तो इसी सर्किट को हम डिस्क्राइब करेंगे. यहाँ जो है 2005 वर्जन जो आया है वेरीलॉग का, उसके सिंटैक्स को हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक, तो इसको ज़रा समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं. मॉड्यूल, यहाँ हमने कहा हाफ एडर, इसका नाम रखा. आउटपुट उसकी क्या होगी, सम और कैरी. इनपुट क्या होगा, एक्स और वाई. यानी पहले तो हम इनपुट और आउटपुट यहाँ स्पेसिफाई करते थे ना इसके अंदर, अब हमने इसी जगह के ऊपर स्पेसिफाई कर दिया. तो ये सिंटैक्स का एक थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, राइटिंग ज़रा क्लियर होगी, इंस्ट्रक्शन क्लियर होगी. अब हम इंस्टेंशिएट करेंगे प्रिमिटिव गेट्स को. एक्स और गेट हमने बनाया, एक्स और वाई उसको इनपुट दिया, उसने सम में जनरेट करके दे दिया. ठीक है, ये देखें, ये एक्स और गेट है, इसको हमने एक्स और वाई स्पेसिफाई किया, उसने में क्या जनरेट करके दे दिया, सम. ठीक, और एंड गेट हमने बनाया जिसको एक्स और वाई इनपुट दिया, उसने में कैरी जनरेट करके दे दिया, दिस. ठीक है, सो हेयर यू आर गेटिंग सम एंड हेयर यू आर गेटिंग कैरी. तो ये एक हाफ एडर बन गया आपके पास. अब हम बताते हैं फुल एडर. ठीक है, ये अच्छा देखिए, ये एक आपके पास मॉड्यूल बन चुका है, इसको आप जितनी दफ़ा चाहें रीयूज़ कर सकते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सी में आप फंक्शंस बनाते हैं, तो उसी तरह की ये चीज़ है. अब हम बनाते हैं फुल एडर. फुल एडर को हम क्या इनपुट देते हैं, 3 इनपुट्स एक्स वाई जी, और वो हमें क्या आउटपुट देता है, सम और कैरी. तो यहाँ हमें वायर ज़रूरत पड़ेंगी S1 C1 C2. ठीक है, वो हम गौर से देखते हैं कि कौन कौन सी वायर्स हैं. वायर्स क्या होते हैं, फिर से देखें, इंटरनल कनेक्शंस. वायर्स क्या होते हैं, इंटरनल कनेक्शंस. तो हम यहाँ पे इंटरनल कनेक्शन बनाते हैं. पहले वायर क्या है, S1, सो दिस वायर इज S1, ये वाली वायर. फिर क्या आपके पास C1, दिस इज कॉल्ड C1, और दूसरी चीज़ क्या है, C2, ये जो चीज़ आपकी बन रही है दैट इज कॉल्ड C2. ठीक, हाफ एडर. हाफ एडर को हम क्या दे रहे हैं, ये आपका हाफ एडर है. एक्स वाई इसको इनपुट दे रहे हैं, एक्स वाई वो आपको S1 और C1 आउटपुट के तौर पे जनरेट करके दे रहे हैं. इस चीज़ को क्लियर रखें ज़हन में. फिर हम इस मॉड्यूल का दूसरा इंस्टांस क्रिएट करते हैं, हाफ एडर. इसको हमने कहा HA1, इसको हमने कहा HA2. इसको क्या दे रहे हैं, Z1 दे रहे हैं, Z दे रहे हैं. ये देखिए, ये Z इसको इनपुट के तौर पे चला गया. ठीक है, और S1 सम 1 इसको इनपुट के तौर पे चला गया, और C2. ठीक है, इसकी आउटपुट क्या आई, इसकी आउटपुट आई C2 और S. ठीक है, अच्छा अब ज़रा गौर करें कि ये जो हमारे पास, मैं इनके दोबारा से जो है एनोटेशन कर देता हूँ. अच्छा, अब ज़रा आप ये देखें कि ये पहले हाफ एडर से जो आउटपुट निकल रही है वो S1 और C1 है. ये जो दूसरा हाफ एडर है हमारा, यहाँ पे इसको हमें देखें, एक तरफ से हम S1 दे रहे हैं और दूसरा Z दे रहे हैं. C1 दूसरे हाफ एडर में नहीं जा रहा. तो देखें, Z और S1 इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, S और C2, ये S और ये C2, यहाँ इसकी आउटपुट प्रोड्यूस होगी. ठीक, और फाइनल जो आउटपुट हमारे पास, आगे हमने एक और गेट लगाना है जिसको हमने C1, ये C1 और C2, ये C2 प्रोवाइड किया, और इसने हमें C जनरेट करके दे दिया. तो यूँ हमारा 1 बिट फुल एडर क्रिएट हो गया. ठीक है, इस बात को जहन में आप रख लें, समझ लें अच्छी तरह से. यही फुल बिट एडर है जिसको हम बना रहे हैं. जिस तरह हम हाफ मॉडल
एडर का हमने मॉड्यूल बनाया था और उसको मल्टीपल टाइम इंस्टेंशिएट कर सकते थे, इसी तरह से फुल एडर को भी हम मल्टीपल टाइम इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस मॉड्यूल रिपल कैरी 4-बिट एडर, ये वाली चीज़ हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको गौर से देखें कि इसमें इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं। आउटपुट क्या है आपके पास, सम, ठीक है, ये देखें ये आउटपुट है ना आपके पास, ठीक है, S0, S1, S2, S3, तो 4 बिट के ऊपर आपकी आउटपुट सम मौजूद है और कैरी जो है वो 1 बिट का है, तो हमने कैरी को वैसे ही 1 बिट का आउटपुट बनाया। इनपुट आपके पास क्या है, ए और बी 2 वेरिएबल्स होंगे और दोनों 4-4 बिट के हैं, और इसी तरह से एक और इनपुट होगी C0 जो कि 1 बिट का है, और दरमियान में हमें वायर्स चाहिए होंगी C1, C2, C3 ये वाली, ठीक है, C1, C2 एंड C3, तो ये वायर्स भी हमने इसमें क्रिएट कर दी। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें, FA0 फुल एडर 0, इसको हम क्या दे रहे हैं, C0 दे रहे हैं, कैरी 0, B का पहला बिट, A का पहला बिट, और ये हमें आउटपुट के तौर पे क्या दे रहा है, C1 और सम 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से जो आउटपुट आ रही है इसको हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक, और इसको हमने बना लिया। सिमिलरली आप FA2 और FA3 को भी ज़रा खुद से देखें कि कैसे उसको कौन सी इनपुट मिल रही है और कौन सी आउटपुट उसकी जनरेट हो रही है। तो इस तरह से हमने 4-बिट रिपल कैरी एडर कंस्ट्रक्ट कर लिया, कहाँ, वेरीलॉग के अंदर। ओके, 3 स्टेट गेट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको इसी की एक एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने वही कोड लिखा हुआ है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, मॉड्यूल हाफ एडर, ठीक, इसकी इनपुट X और Y, आउटपुट S और C, ठीक, X और एंड, ठीक, फुल एडर, वही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दिस, और ये हमारे पास एक और कोड मौजूद है, ठीक, तो यहाँ हमने फुल एडर। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, हमने प्रीवियसली वो देखा है कि अगर स्टेटमेंट्स एंड हो रही हों सेमी उस पर कॉमा के ऊपर, तो उसका मतलब ये होगा कि स्टेटमेंट एंड नहीं हो रही बल्कि स्टेटमेंट्स आगे मौजूद हैं, और जहाँ पे सेमी कोलन आएगा तो वहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रही है। अच्छा, हमारे पास एक बहुत अच्छा एजुकेशनल सिमुलेटर बना हुआ है और आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रा जाके उसको स्टडी करें। मैं इसको उसी में बना के ज़रा दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आप ये देखें कि ये जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप सब लोगों ने पढ़ना है, डिजिटल JS अ विजुअल वेरीलॉग सिमुलेटर फॉर टीचिंग, ठीक है। आप में से सब ने इसको पढ़ना है, इस डॉक्यूमेंट को, और ये 6 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने समझना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये लिंक मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं dl.acm.org, और यहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यही नाम दे के सर्च कर लें तो भी आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करना है आपने और देखना है। अच्छा, अब वो जो मैंने पीछे वो बनाया हुआ था सर्किट, ठीक है, ये इसकी साइट पे मैं चला गया, इस पेपर में डिस्क्रिप्शन है इस सिस्टम की जो उन्होंने बनाया हुआ है, इस साइट पे ऑनलाइन मौजूद है, ठीक। और यहाँ देखें मेरी इस फाइल का नाम क्या है, fulladder.v, ये वही है जो हमने पीछे स्लाइड पे देखा। तो मैं यहाँ पे जाके चूज़ फाइल, ठीक है, तो मेरे पास fulladder.v एक फ़ाइल बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली, इसको मैं ओपन करा लेता हूँ। ये देखें ये लोड हो गई। मैं कहता हूँ सिंथेसाइज एंड सिमुलेट, ओके। अब ये जो चीज़ इसने कंस्ट्रक्ट करके हमें दी है ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज करके, देखें क्या है वो, ये है हमारे पास एक फुल एडर जिसकी 3 इनपुट्स हैं, कैरी 0, Y और X। Y और X क्या चीज़ है, पहला बिट ये वाला, ठीक है, ये पहला बिट, ये चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच कर यहाँ पे कर देता हूँ तो आप ज़रा ये देखें कि ये क्या है, A का पहला बिट है, ये वाली चीज़ जो है ये A का पहला बिट है, और ये B का पहला बिट है। तो पहले पहले बिट्स को लेके X Y Z इसने हमें क्या प्रोड्यूस करके दे दिया, सम और कैरी। कैरी 1 को लेके ये Z के तौर पे यहाँ पे आ गया, और दूसरा बिट A और B से लेके उसको सम और कैरी प्रोड्यूस किया। कैरी फिर आगे चला गया, सम आगे हमने मूव कर दिया।
सिमिलरली तीसरे बिट को लेके वर्कआउट किया हमने, और सिमिलरली चौथे बिट को लेके, ये देखें ये फुल एडर्स आपके 4 लग गए। जब ये फुल एडर हमारे लग गए तो अब हम देखते हैं कि ये फाइनल जो फुल एडर है उसने भी सम और कैरी जनरेट किया। यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ वो हमने आउटपुट के तौर पे अलग ले लिया, ठीक। और ये देखें ये 4 बिट का S0, S1, S2, S3 ये जनरेट हो गया हमारे पास, और फिर हमने 4 बिट की एक बड़ी लाइन जो है वो आउटपुट के तौर पे निकाल दी। तो यूँ ये जो बना बनाया एक टूल है और बहुत अच्छा टूल है, तो इसने हमें सिमुलेट करके दिखा दिया कि हमारा जो हमने वहाँ पे लिखा है कोड वेरीलॉग के अंदर, उसका स्कीमेटिक डायग्राम डिज़ाइन करके हमें मिल गई यहाँ पे। तो आई सजेस्ट यू पीपल कि इस वेबसाइट पे जाएं और जो छोटे छोटे सर्किट्स अब तक हमने पढ़े हैं चैप्टर 4 के अंदर, ये चैप्टर 3 के अंदर, उनको ज़रा यहाँ पे आप पहले उसको वेरीलॉग में लिखें और यहाँ पे फिर उसको सिमुलेट करके देखें आप। ओके, अब हम आते हैं 3 स्टेट गेट्स के ऊपर। 3 स्टेट गेट्स मैंने आपको समझा दिए पिछली स्लाइड के ऊपर कि वो कैसे काम करें, लिहाजा इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, 3 स्टेट गेट्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने प्रीवियसली आपको दे दी हुई है, ठीक। क्या बफ इफ 1, इसका क्या मतलब है कि अगर जो है कंट्रोल 1 होगा तो ए को आउटपुट पे शिफ्ट कर दो। इनपुट ए इज ट्रांसमिटेड टू आउट व्हेन कंट्रोल इज 1, अदरवाइज आउट गोज टू हाई इम्पीडेंस स्टेट, क्योंकि वो एनेबल ही नहीं हुआ आपके पास ये वाला गेट। इसी तरह से आपके पास नॉट इफ 0 वाला भी है, ठीक। These outputs, the outputs of 3 state gates can be connected together to form a common output line, ठीक। ये देखें कि ये हमारे पास एक 3 स्टेट गेट है, ये हमारे पास दूसरा 3 स्टेट गेट है, तो इसकी जो आउटपुट निकल रही है और इसकी जो आउटपुट निकल रही है उसका हम कॉमन लाइन पे एम आउट उसको आउट कर सकते हैं, ठीक। टू आइडेंटिफाई सच अ कनेक्शन वेरीलॉग HDL uses a special keyword which is called try for try state to indicate that the output has multiple drivers। तो यहाँ देखें आप, ठीक है, मॉड्यूल मक्स अंडरस्कोर ट्राई, उसको हमने नाम दिया, एम आउट इज द आउटपुट, ए बी एंड सेलेक्ट आर द इनपुट, ठीक है। आउटपुट अब क्या आपके पास, अच्छा अगर आप तो वेरीलॉग 2005 का सिंटैक्स यूज़ करें तो फिर इनपुट आउटपुट आप यहीं पे इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। आउटपुट क्या है आपके पास, एम आउट, इनपुट क्या है ए बी और सेलेक्ट ट्राई एम आउट। ट्राई एम आउट का मतलब ये है कि एम आउट वुड बी अ कंबाइंड आउटपुट ऑफ 2 or more ट्राई स्टेट गेट्स, ठीक है। ओके, अब जरा देखें कि इसको हमने कैसे कहा। हमने कहा बफ इफ 1, ये वाला ना, ये वाला बना रहे हैं कि अगर यहाँ से 1 आए तो सेलेक्ट, अगर 1 हो ए को एम आउट पे शिफ्ट कर दें, और दूसरा हमने कहा बफ इफ 0 कि अगर यहाँ से 0 आएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये हाई इम्पीडेंस में चला जाएगा, ये एनेबल हो जाएगा, फिर ये आउटपुट इधर चली जाएगी एम आउट पे, तो फिर ये वाली आउटपुट उधर चली जाए, ठीक है। सेलेक्ट बी एम आउट। तो यूँ हमने एक ट्राई स्टेट गेट को यूज़ करके भी मल्टीप्लेक्सर बना लिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर नाउ डेटा फ्लो मॉडलिंग। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को खुद जाके ट्राई करें। जो आपको वेबसाइट दिखाई गई है उसके ऊपर आप छोटे छोटे सर्किट्स बना के उसको वहाँ चलाएं, देखें, अंडरस्टैंड करें कि सिंथेसिस कैसे हो रहा है, ठीक है। और अगले लेक्चर में फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कैसे हम कंपाइल कर सकते हैं अपने वेरीलॉग के कोड को, और कैसे उसको जो है हम फिर उसकी टाइमिंग डायग्राम स्टडी कर सकते हैं। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।